नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड थी कि जो संवैधानिक निकाय हैं और गैर संवैधानिक निकाय हैं, इन पे एक लेक्चर बनाया जाए। तो इस आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर हम लेके आए हैं। पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है या कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं और कौन से जो निकाय हैं वो संवैधानिक नहीं है, ठीक है, गैर संवैधानिक है। इसके अलावा जो इसके जैसे जो आयोग हैं सबके बारे में, इनके आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है, और इनके चेयरमैन के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। और संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं, पहले तो ये समझिए। संवैधानिक निकाय या संस्थान जिसका संविधान के मूल रूप में या उसमें किसी प्रकार के संशोधन के बाद उल्लेख किया गया है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि जैसे जो मूल संविधान था उसमें अगर उसे जगह दी गई है या फिर बाद में संशोधन के द्वारा अगर उसमें जगह दिया गया, उसका उल्लेख किया गया है, उसके लिए कोई स्पेशल अनुच्छेद बताया गया है, तो वो कैसा निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा। जबकि एक जो गैर संवैधानिक निकाय है वह है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो सीधे सीधे इसके नाम से ही पता चल रहा है, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है वो संवैधानिक निकाय, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वो गैर संवैधानिक निकाय है। जो भी संवैधानिक निकाय होगा उसका कोई न कोई आर्टिकल होगा, अनुच्छेद होगा। तो अगर अनुच्छेद किसी का दिया है तो आप ऐसे ही समझ जाइए कि वो संवैधानिक निकाय है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि जो चुनाव आयोग है संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद कौन सा है, 324 अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो चुनाव आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित हैं। तो कितने निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का, या फिर उनकी या सेवा निवृत्ति की उम्र 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, याद रखिए, जो पहले हो जाए, जो पहले पूरा हो जाए उस हिसाब से उनका रिटायरमेंट। जैसे मान लीजिए अभी कोई जो निर्वाचन आयुक्त है, मान लीजिए अभी 3 साल ही काम किया है लेकिन उसकी उम्र अगर 65 साल हो चुकी है तो फिर वो क्या होगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी कहते हैं, जिसके माध्यम से आईएएस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका जो उल्लेख किया गया है तो संविधान के भाग 14 में किया गया है। इसका जो अनुच्छेद है वो 315 से 323 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। तो जो अनुच्छेद 315 है इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। तो 315 में क्या उल्लेख किया गया है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में। आपको पता है कि जैसे संघ में संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसी तरह से सभी राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग भी होता है। तो यूपीएससी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। तो यूपीएससी का एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और जो इनकी सेवा निवृत्ति की जो उम्र है वह 65 वर्ष है। इसमें से जो भी पहले हो जाए उनकी जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष की,
ठीक है। तो यूपीएससी का अध्यक्ष जो होता है पद संभालने के बाद से इस पद के बाद भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं है। ठीक है। तो एक बार जब आप इस पद को संभाल लेते हैं तो आप भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी रोजगार में किसी भी सरकारी पद के आप पात्र नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग को। क्या देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसके क्या कहते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। तो ये भारत के सभी राज्यों के लिए अपना अपना राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं। इस राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल के द्वारा एक चेयरमैन का नियुक्त किया जाता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का कार्यकाल है और इनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो 62 वर्ष है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ से 62 वर्ष पे जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनके पास अभी 3 साल होगा यूपीएससी में पहुँचने के लिए। तो यूपीएससी में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है दोस्तों, 65 साल है। तो यहाँ से जो लोग सेवानिवृत्त होते हैं वो यूपीएससी में जा सकते हैं। ठीक है। उसके सदस्य बन सकते हैं, उसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो चलिए, चेयरमैन और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। देखिए इनका जो चेयरमैन है, अभी हम लोगों ने देखा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन इनको अगर हटाने की बात होगी तो इनको हटाया किसके द्वारा जाएगा, केवल राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है तो वो हटा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इनको हटाने का आधार क्या होगा, किस आधार पे हटाया जाएगा, तो जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है स्टेट पीसीएस यानी कि एसपीएससी के चेयरमैन या उसके सदस्यों को हटाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट है, इसको देख लीजिए। संविधान के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। तो देखिए एक होता है आपका यूपीएससी होता है, एक होता है एसपीएससी यानी कि ये सभी स्टेट के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा जो है एक बना दिया गया है, क्या चीज़, एक बनाया गया है जेपीएससी। क्या बना है, जेपीएससी यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये कैसे बनता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो यूपीएससी है और जो एसपीएससी है ये संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक बॉडी है। लेकिन जो जेपीएससी है ये जो है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी ये दोनों कैसे थे, संवैधानिक निकाय थे। तो देखिए ये कब बनता है तो जो संबंधित राज्यों की अर्जी पर संसद के अधिनियम के द्वारा बनता है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं कि उनके लिए एक संयुक्त जो है लोक सेवा आयोग बना दिया जाए, ठीक है, तब वो क्या करेंगे कि ये अर्जी करेंगे कि इसको संसद को, और संसद क्या करेगा, अधिनियम के द्वारा, ठीक है, यूपीएससी और एसपीएससी से भिन्न एक जेपीएससी की स्थापना कर सकता है। जो कि मतलब जो एसपीएससी है या जो यूपीएससी है ये संवैधानिक निकाय है, लेकिन आपका जो ये बनेगा जेपीएससी वो संवैधानिक निकाय नहीं होगा। जेपीएससी एक वैधानिक निकाय होगा। तो कैसा निकाय होगा, वैधानिक निकाय। अब वैधानिक निकाय किसे कहते हैं, जो लोकसभा के द्वारा, ठीक है, लोकसभा का काम क्या होता है, विधि बनाना। ठीक है, तो लोकसभा के द्वारा पास करके अगर बनाया जाता है तो उसे वैधानिक आयोग कहते हैं। ठीक है। और जब कोई भी विधि संविधान में संशोधन करके लाया जाता है, संविधान संशोधन करके किसी चीज़ को संविधान में जोड़ा जाता है, तब जाके उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। और इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए ये होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वित्त आयोग की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट संवैधानिक निकाय है। तो इसका जो अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है और इसका गठन जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। इसका गठन कब होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और यह इससे पहले
जैसा उन्हें आवश्यक लगे, यानी कि 5 साल में तो होता है, प्रत्येक 5 साल में, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उससे पहले भी किया जा सकता है। जो वित्त आयोग है दोस्तों, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 + 1 5 हो गए। तो एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है तब तक होता है जैसा कि राष्ट्रपति के द्वारा उनके आदेश में निर्दिष्ट होता है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब तक का होगा, जैसा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश है आदेश में निर्दिष्ट होगा। और ये पुनः नियुक्ति के भी पात्र होते हैं, यानी कि ये पुनः भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि यह प्रमुख रूप से एक सलाहकार निकाय है। कैसी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। और यह जो है केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध लाभ के वितरण, यानी कि जो स्टेट और सेंटर है इसके बीच जो टैक्स है, टैक्स के शुद्ध लाभ का जो वितरण किया जाता है, ठीक है, वह वितरण कैसे किया जाएगा, इसकी सलाह कौन देता है, तो ये वित्त आयोग देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वितरण जो आय से संबंधित हिस्सों के राज्यों के बीच आवंटित करने पर सलाह देता है। ठीक है दोस्तों, तो जो टैक्स कलेक्शन होता है, जो टैक्स से जो शुद्ध लाभ होता है, इसके वितरण तथा इस प्रकार की आय से संबंधित हिस्सों को राज्यों के बीच आवंटित करने पे, यानी कि किसको कितना % मिलना चाहिए, किस हिसाब से इसका विभाजन होना चाहिए, ये कौन तय करता है, मतलब ये एडवाइस देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। केसी नियोगी का नाम याद रखिएगा कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। अगर आपको ये दिख नहीं रहा हो तो आप नोट कर लीजिए, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इससे संबंधित जो भारत के संविधान में उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 338 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। और अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, सॉरी, ये अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 338A, ये भी क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। अगर हम बात करें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की, तो ये भाग 17 के अनुच्छेद 350B में इसे मेंशन किया गया है। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 350B में, जो कि हमारे संविधान का भाग है, भाग 17 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं इसे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके लिए जो संविधान में अनुच्छेद है वो 148 है। इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का जो एक पद है वो स्वतंत्र पद होना चाहिए। कहाँ कहा गया है, तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है। ठीक है, तो वह भारतीय ऑडिट और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। जो भारतीय ऑडिट है, जो लेखा विभाग है, इसका प्रमुख कौन होता है, CAG होता है, जिसे नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कहते हैं। तो यह किसका काम क्या होता है, यह आम लोगों के धन का अभिभावक होता है। गार्जियन किसका होता है, जो आम लोगों का धन होता है उसका जो अभिभावक होता है। और पूरे देश के दोनों वित्तीय तंत्र, केंद्रीय और राज्य पर इसका नियंत्रण होता है। जो वित्तीय तंत्र है, चाहे वो केंद्र सरकार का वित्तीय तंत्र हो या राज्य सरकार का वित्तीय तंत्र हो, उस पर नियंत्रण किसका होता है, तो उस पर नियंत्रण CAG का होता है। और यही कारण है कि BR अम्बेडकर ने कहा था, BR अम्बेडकर का स्टेटमेंट याद रखिएगा, कि भारत के संविधान के तहत CAG सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, कि भारत के संविधान के तहत CAG जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, तो CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट के द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। देखिए, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं उनका जो हेड होता है
उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर राज्यों की बात करें तो उसमें राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है, यानी कि जो भी पहले हो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए या फिर उनकी जो उम्र है वो 65 वर्ष हो जाए तो वो जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कैग होता है राष्ट्रपति के द्वारा उसके दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो कैग है सीएजी है इसको किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो किस आधार पर हटाएंगे? तो दुर्व्यवहार यानी कि मिसबिहेवियर या फिर अक्षमता। ठीक है, अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है या फिर दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके हटाने का जो तरीका है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीएजी है उसको हटाने का तरीका क्या है? तो उसको हटाने का तरीका वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का तरीका है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने का क्या तरीका है तो उसको आप लोग हमारे पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हमने जो उसमें एक लेक्चर दिया है उसमें हमने अच्छे से बताया है, तो आप वहाँ डिटेल में समझ सकते हैं। तो उसके सेवानिवृत्त होने के बाद या हटाए जाने के बाद वह किसी भी प्रकार के या तो केंद्र या फिर राज्य सरकार के स्तर पर रोजगार का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, तो अब चाहे वो सेवानिवृत्त हो जाए या फिर उसको उसके पद से हटा दिया जाए, उसके बाद वह न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अंतर्गत किसी रोजगार के पद पर कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएजी के कार्यकाल के प्रशासनिक व्ययों में उस कार्यालय में काम कर रहे सभी लोगों के वेतन भत्ते, सेवारत लोगों की पेंशन इत्यादि के लिए भारत की समेकित निधि को चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार वे संसद में वोट करने के संबंध नहीं। देखिए, जो समेकित निधि होता है इससे जो पैसे निकाले जाते हैं उसके लिए वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बिल्कुल इनको सुरक्षित रखने के लिए कि इनके जो सैलरी है, ठीक है, नियुक्ति के बाद कहीं से कोई कटौती ना हो, भत्तों में कोई कटौती ना हो। तो सीएजी के जो कार्यालय के जितने भी प्रशासनिक व्यय हैं, ठीक है, ताकि उसको सरकार रोक न सके, उसमें जो है उस कार्यालय में काम कर रहे सभी लोगों के वेतन भत्ते, सेवारत लोगों की पेंशन इत्यादि के लिए भारत की समेकित निधि पर चार्ज किया जाता है और इस पर संसद में वोट करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इससे संबंध नहीं है। चलिए, यह जो होता है भारत की समेकित निधि प्रत्येक राज्य और संघीय राज्य जहां पर विधानसभा है कि समेकित निधि से संबंधित सभी अकाउंट्स के लिए सभी खर्चों को ऑडिट करता है। तो ये किसको ऑडिट करता है? देखिए, जो समेकित निधि है भारत का, ठीक है, प्रत्येक राज्य और संघीय राज्य पर जहाँ कहीं भी विधानसभा है वहाँ की जो समेकित निधि है उनसे संबंधित जितने भी अकाउंट हैं, ठीक है, और उसके द्वारा जो खर्च किए जाते हैं उन सभी को कौन ऑडिट करता है? तो सीएजी ऑडिट करता है। इस चीज़ को याद रखिए, इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या केवल केंद्र सरकार को ही ऑडिट करता है समेकित निधि का? तो नहीं, केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार है उनको भी ऑडिट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भारत की आकस्मिक जो निधि है, ठीक है, आकस्मिक निधि से किए गए सभी खर्चों और भारत के पब्लिक अकाउंट के साथ ही प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और राज्यों के पब्लिक अकाउंट पर किए गए सभी खर्चों को ऑडिट करता है। ठीक है, तो जो देखिए आकस्मिक निधि को हम और क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। और इसका जो है आर्टिकल कितना है? 266 है। इसको हम संचित निधि भी कहते हैं। संचित निधि, सॉरी, ये एक आकस्मिक फंड तो दूसरा है। देखिए, जो समेकित निधि है, जो समेकित निधि है इसे हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल क्या है इसका? 266 है। इसको हम संचित निधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम संचित निधि भी कहते हैं। और जो आपका है आकस्मिक निधि जो है इसे कहते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसे आकस्मिक निधि भी कहते हैं। तो जो आकस्मिक निधि है
इसके द्वारा जो सभी खर्चे किए जाते हैं। और भारत के पब्लिक अकाउंट का क्या मतलब होता है? लोक लेखा होता है। क्या होता है? लोक लेखा। तो 3 तरह के फंड होते हैं, एक आकस्मिक निधि हो गया, संचित निधि हो गया और लोक लेखा हो गया। ठीक है, लोक लेखा हो गया। तो अगर हम बात करें संचित निधि की, तो संचित निधि किसमें होता है? 266 आर्टिकल याद रखिए, 266 में जो संचित निधि है, ठीक है, और पब्लिक अकाउंट जो है इसका वर्णन है। और जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, जो आकस्मिक निधि है, ये कहाँ है? 267 में है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो तीनों फंड है, तीनों फंड को इसको ऑडिट करने का काम कौन करता है? तो आपका करता है CAG करता है। आकस्मिक निधि, यहाँ हम लोगों ने देखा समेकित निधि या संचित निधि कहते हैं, इसके खर्चों को ऑडिट करता है पब्लिक अकाउंट तथा प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और राज्यों के पब्लिक अकाउंट के खर्चों को भी ये ऑडिट करता है CAG। यह जो है केंद्र के लेखा से संबंधित सभी खर्चों पर अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और बाद में राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। 151 आर्टिकल में ये बात कही गई है। तो देखिए यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये आता है कि जो CAG है वो जो अपनी जो ऑडिट की रिपोर्ट होती है केंद्र के लेखों से संबंधित, वो किसको सौंपता है? वो सौंपता है राष्ट्रपति को, पहला क्वेश्चन। ठीक है, और अगर ये भी ऑप्शन दे सकता है कि क्या वो लोकसभा में रखता है, तो वो लोकसभा में नहीं रखता है बल्कि वो सौंपता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो होता है रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखता है। तो ये किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, जो बाद में रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखते हैं। और ये किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? तो 151 में। ठीक है, आगे देखते हैं। वह राज्यपाल को राज्यों के लेखों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, तो जो राज्यों की ऑडिट रिपोर्ट होती है वो CAG के द्वारा राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो बाद में उस रिपोर्ट को विधानसभा में रखते हैं। ये भी अनुच्छेद 151 में ही कहा गया है। तो ये दोनों चीज़ 151 में है। जो राष्ट्रपति है, पहले वो राष्ट्रपति को केंद्र सरकार की जो ऑडिट की रिपोर्ट है सौंपता है, वो उसे लोकसभा में रखवाता है। फिर राज्यपाल को स्टेट की रिपोर्ट सौंपता है, ऑडिट रिपोर्ट, और वो उसको विधानसभा में रखवाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है CAG के द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। लोक लेखा समिति जो होती है वो उसकी जांच करती है और अपनी जांच को संसद के समक्ष रखती है। तो ये प्रक्रिया होती है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल, शायद ये दिख ना रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल की हम बात करते हैं। और जो अटॉर्नी जनरल होता है इसका कहाँ जिक्र है? तो अनुच्छेद 76 में। तो जब अनुच्छेद इसके लिए निर्धारित है तो ये कैसी बॉडी हो गई? ये संवैधानिक बॉडी हो गई। तो देश का सबसे बड़ा कानूनी जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो आपका होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है इसकी। और AGI इसको क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो AGI वह होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखता है। ठीक है, तो जिसके पास पात्रता होगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की, वही जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर रहता है। इसको कहते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद को धारण करता है। इसका मतलब होता है कि जब तक उनका प्रसाद उसको मिलता रहेगा, जब तक वो खुश रहेंगे, तब तक तो उस पद पे रहेगा। और जिस दिन इनका प्रसाद मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, इनकी खुशी नहीं रहेगी, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो उनके जो अधिकार के कर्तव्यों के निर्वहन में, ठीक है, उनके आधिकारिक जो कर्तव्य हैं, आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी क्षेत्र में सभी न्यायालयों में श्रोता की तरह भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में वो जा सकता है एज अ श्रोता के रूप में। और साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भी वो भाग ले सकता है। और बोलने का अधिकार, देखिए संसद में उसे बोलने का भी अधिकार है। या संयुक्त बैठक की व्यवस्था, संयुक्त बैठक जब होता है और संसद के किसी समिति जिसके लिए उसे नामित किया गया है परंतु बिना वोट के
अधिकार के साथ, यानी कि वोट का अधिकार तो नहीं है उसे, लेकिन अगर उसे किसी समिति के लिए नामित किया गया है तो उसमें जा सकता है, ठीक है, बैठ सकता है। तो वह संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं और अधिकारों का आनंद लेता है। तो संसद के सदस्य को जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं उन सब का लाभ का अधिकारी होता है, उसका आनंद लेता है, ठीक है। अब हम बात करें, अगर अटॉर्नी जनरल के साथ ही भारत सरकार के अन्य कई कानून अधिकारी होते हैं, अटॉर्नी जनरल के साथ भारत सरकार के अन्य कई कानून अधिकारी होते हैं, वे भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं। तो इसकी सहायता के लिए जो अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर होते हैं। वे अटॉर्नी जनरल को उसके प्राधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करते हैं। तो ये किस लिए होते हैं, जो सॉलिसिटर जनरल होता है या अतिरिक्त सॉलिसिटर जो जनरल होता है, ये अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को निर्वहन में मदद करते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि केवल अटॉर्नी जनरल पद का निर्माण संविधान के द्वारा किया गया है। बाकी जो दो हैं, सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, इनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो अन्य शब्दों में अनुच्छेद जो 76 है वो सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के बारे में उल्लेख नहीं करता है, केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में उल्लेख करता है। तो भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा में रहे एजीआई कौन है, तो मोतीलाल चिमनलाल सेतालवाद थे, ठीक है। देखिए इसका क्या काम है, इसका काम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भारत सरकार का की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना। तो भारत सरकार का अगर कोई केस है तो उसको कौन लड़ेगा, तो एजीआई की तरफ से उसको लड़ा जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार का कौन होता है, ये एक वकील होता है, एक एडवोकेट होता है, ठीक है। तो जैसे केंद्र में एजीआई होता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, भारत सरकार का वकील होता है, ठीक है, पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, केंद्र सरकार के लिए लड़ने कौन जाता है, तो उस समय होता है एजीआई और उसी को फटकार लगाई जाती है। उसी तरह से अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल होता है राज्यों में। जैसे केंद्र में एजीआई होता है उसी तरह से राज्यों में एडवोकेट जनरल होता है। इसका उल्लेख 165 के तहत राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख किया गया है। और राज्य का उच्च कानून अधिकारी होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य का उच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल होता है। अतः वह राज्य में भारत के अटॉर्नी जनरल का प्रतिरूप है। भारत के अटॉर्नी जनरल का प्रतिरूप अगर राज्य में पूछा जाए कौन है, तो वो है आपका एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, ठीक है, जबकि एजीआई की नियुक्ति किसके द्वारा हुई थी, राष्ट्रपति के द्वारा हुई थी। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य है। यानी कि जो न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उसकी योग्यता, ठीक है, न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, तभी वो क्या बन सकता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ गैर संवैधानिक निकायों की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने संवैधानिक निकायों का बात किया, अब हम लोग बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय की। तो गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत जो हमने लिया है इम्पॉर्टेंट उसमें आता है योजना आयोग। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो है नीति आयोग। किसको पढ़ेंगे, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपको पता है कि नीति आयोग जब ये बीजेपी की सरकार आई है इस बार 2014 में, तो इसको बनाया गया था 2015 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो 1952 में ही बना था। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय सूचना आयोग, CII। ये सब क्या है, ये क्या है, आपका गैर संवैधानिक निकाय है। और क्या पढ़ना है हमको, केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBC को पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने देखा, CBC हो या फिर केंद्रीय सूचना आयोग हो या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, राष्ट्रीय विकास परिषद हो या फिर नीति आयोग हो,
या फिर योजना आयोग हो, ये सब क्या है, गैर संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, तो 1 नंबर तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है या कौन सा नहीं है, या तो इस तरह से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो योजना आयोग की अगर बात की जाए तो योजना आयोग जो है, योजना आयोग का केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में गठित योजना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति पर भारत सरकार अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा 1950 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा, एक कार्यकारी प्रस्ताव, किसकी कार्यकारी प्रस्ताव, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1950 में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार जो योजना आयोग है, न तो ये वैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग क्यों नहीं है, क्योंकि जब संसद से पास करके बनाया जाता है तब हम उसे कहते हैं वैधानिक आयोग। ठीक है, लेकिन ये संसद से पास करके नहीं, बल्कि जो है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसलिए न तो ये वैधानिक संस्थान है और न ही एक संवैधानिक संस्थान है। ठीक है, तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यह कैसा है, यह एक गैर संवैधानिक या अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम गैर संवैधानिक कह सकते हैं क्योंकि संवैधानिक तो है नहीं, या इसको अतिरिक्त संवैधानिक निकाय अर्थात संविधान द्वारा निर्मित नहीं। ठीक है, और एक गैर जो वैधानिक निकाय होता है, जो गैर वैधानिक निकाय होता है वो संसद के अधिनियम के द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो गैर वैधानिक निकाय, तो भारत में यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना का सर्वोच्च अंग है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना का सर्वोच्च अंग है और 1 जनवरी 2015 से इसे एक अन्य निकाय नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो अभी हम लोग नीति आयोग को भी आगे पढ़ेंगे। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है, जिसे कहता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा और वह आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो अब चूंकि ये चेंज हो गया है लेकिन फिर भी, अच्छा हम लोग नीति आयोग पढ़ रहे हैं, तो जो नीति आयोग है अब इसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, लेकिन फिर भी जो योजना आयोग है उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि इसका जो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और योजना का एक उपाध्यक्ष होता है, वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। तो जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है वो इसका उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण कार्यकारी प्रमुख होता है और वह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पंचवर्षीय मसौदे के सूत्रीकरण और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसी के समकक्ष जो पंचवर्षीय मसौदा है उसके सूत्रीकरण और उसके प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है और इसे जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित समय के लिए नियुक्त किया जाता है और उसका जो रैंक होता है वो कैबिनेट मंत्री के समान होता है। यद्यपि यह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो इसकी रैंक होती है वो कैबिनेट मंत्री के समान होती है। फिर भी उसे कैबिनेट की सभी बैठकों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। तो ये जो बॉडी थी ये पहले थी, अब इसकी जगह पे क्या आ गया है, अब इसकी जगह पे आ गया है नीति आयोग। क्या आ गया है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये कब बना था, तो ये 2015 में स्थापित किया गया था और इसका जो मॉडल है वो किस पे आधारित है, जो योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम था। यहाँ यानी कि जो योजनाएं बनती थी टॉप पे बनती थी और नीचे तक उसको क्रियान्वित करने के लिए प्रसारित किया जाता था। लेकिन जो नीति आयोग है इसका जो संरचना है ये बॉटम से टॉप पे जाता है, यानी कि जो योजनाएं बनती हैं वो बॉटम पे बनती हैं और उसके बाद ऊपर तक जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, वो जो योजना आयोग था डाउन अप मॉडल पर आधारित है। ठीक है, यह संपूर्ण भारत के लिए नीति बनाने वाली संस्था है। आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो राजीव कुमार हैं नीति आयोग के। तो नीति आयोग जो बना है इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो होता है वो एक कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक
ठीक है। तो इसका संचालन कैसे होता है? तो संचालन एक परिषद होती है, ठीक है, ये अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका संचालन करने के लिए एक इसकी परिषद होती है। तो इसमें कौन कौन होता है? सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, जहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री यानी कि जहाँ पे क्या है, जहाँ पे विधानसभा की व्यवस्था है, ठीक है। ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पे विधानसभा की व्यवस्था है। अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष आते हैं। तो इस तरह से जो है, इस तरह से इसके सदस्यों की संरचना होती है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद को पहली पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा था, उस जो पहली पंचवर्षीय योजना की संस्तुति पर भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा अगस्त 1952 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये कैसी बॉडी है? तो पहली बात, ना तो ये संवैधानिक बॉडी ये नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, ये कैसे बना था? तो एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। और यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय भी नहीं है, ठीक है। तो एनडीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल हैं देखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी जो मंत्री होते हैं 1967 से, वो इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो होते हैं, या अगर हम यूटी की बात करें तो उसके जो प्रशासक होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के जो सदस्य हैं वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। अगर आप बात करें NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये जो है एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। और वैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जो संसद के द्वारा अधिनियम के तहत इसको बनाया गया था। यानी कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 1993 में इसे स्थापित किया गया था। तो इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया था, 2006 में इसे संशोधित किया गया था। तो यह जो आयोग है एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य शामिल होते हैं। तो अध्यक्ष जो होता है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है? जो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा वही इसका अध्यक्ष बन सकता है। तो जो इसका अध्यक्ष होता है, ये सर करेक्ट कर लीजिएगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अकेले नहीं करेगा, बल्कि 6 सदस्यों की समिति होगी और उसके द्वारा किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि जो समिति होती है, ठीक है, NHRC का जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए, अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए, तो उसमें जो 6 सदस्यीय समिति, पहली बात तो कितने सदस्यों की समिति होती है? तो 6 सदस्यों की। और उसके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं तो वो भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो इसमें आता है प्रधानमंत्री इसके प्रमुख के रूप में, लोकसभा के सभापति, जो लोकसभा होता है उसके सभापति आते हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष इस समिति में होते हैं, संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल के जो नेता होते हैं वो होते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होता है, ठीक है। और इन्हीं की संस्तुति पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो फिर से देख लीजिए, 6 सदस्यीय बॉडी होती है। इसमें कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री पहला हो गया, लोकसभा के सभापति दूसरे हो गए, राज्यसभा के उपाध्यक्ष तीसरे हो गए, संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 और 2 5 हो गए, और एक केंद्रीय गृह मंत्री भी इसके अंतर्गत होता है। तो ये सभी लोग, यानी कि इसको पूरी तरह से बैलेंस किया गया है कि इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। तो जो सरकार होगी अपनी मनमर्जी से किसी को भी नियुक्त नहीं कर पाएगी, ठीक है। और इनकी संस्तुति पर ही की जाती है। इसके अलावा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। जो सेवानिवृत्त है उसको तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय का
न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, अगर उसको नियुक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो भी पहले लागू होता है पद तक बना रहता है। तो 5 वर्ष और 70 वर्ष याद रखिएगा, ठीक है, 5 वर्ष और 70 वर्ष। और चूंकि देखिए इसमें रिटायर्ड लोगों को लिया जाता है, तो ऑलरेडी रिटायर्ड जो लोग 62 वर्ष 65 वर्ष पे होते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको बढ़ा दिया गया है। तो वे इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के पात्र नहीं होंगे। जब वो यहाँ से सेवानिवृत्त होंगे तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के तहत किसी भी रोजगार के पात्र नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की, CII, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, CIC, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये कब बना था, तो ये बना था आपका 2005 में, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था और इसे सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधानों के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया है। तो जो 2005 का सूचना का अधिकार लागू हुआ, ठीक है, उसी के अंतर्गत इसको जो है इसके माध्यम से इसको गठित किया गया है, उसके प्रावधानों के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से। और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह भी एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आयोग के एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल नहीं होंगे, यानी कि 10 तक रह सकते हैं। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इनकी जो नियुक्ति है एक समिति के द्वारा होती है, एक समिति के द्वारा इनकी कमेटी होती है, कमेटी बनती है, उसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और उसमें जो है प्रधानमंत्री अध्यक्ष के तौर पर और लोकसभा के विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल होता है। तो इसमें कौन कौन होता है, केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन करना है, ठीक है, CIC के अध्यक्ष का गठन करना है, सदस्यों का गठन करना है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी के जो हेड होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पे कार्य करेंगे। लोकसभा में जो विपक्षी दल के नेता हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री भी नामित किया जा सकता है, ये लोग शामिल होंगे और ये लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं की संस्तुति पर जो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी CIC की, ठीक है। तो वे सामाजिक सेवा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मास मीडिया प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून या प्रशासनिक और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। तो अब इसमें कौन से लोग इस पद के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं, तो वे लोग होंगे जो सामाजिक सेवा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मास मीडिया प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून या प्रशासनिक और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए, उन्हीं को नियुक्त किया जा सकता है। वे किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश के सांसद या विधायक नहीं होने चाहिए, वो जो है सांसद और विधायक वर्तमान में नहीं होने चाहिए। वे किसी भी अन्य लाभ के पद पर या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए या किसी भी प्रकार का व्यवसाय या किसी पेशे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो उसके ऊपर अगर वो किसी से जुड़ा होगा तो वो बायस डिसीजन ले सकता है, तो इसीलिए पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि उनके पद का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 5 वर्ष होगा। सेवानिवृत्ति की जो आयु होगी वो 65 वर्ष होगी, ठीक है, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए, ठीक है। तो वे पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। उन्हें NHRC के मामले में उल्लिखित स्थितियों के अनुसार केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इनको कैसे हटाएंगे, जैसे NHRC, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन होता है या उसको जो हटाने की जो स्थितियां हैं, उसके मामले में जो उल्लिखित स्थितियां हैं उसी के अनुसार और केवल राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। चलिए अब केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है।
जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे कहते हैं CVC, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, किसे कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी है। तो ये पद कैसे सृजित किया गया है, तो इसे केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा 1964 में स्थापित किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना जो है किस लिए हुई है, तो भ्रष्टाचार निरोध के लिए हुई है इसकी स्थापना। और ये पूछा जाता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, तो संथानम कमेटी बनी थी 1962 से 64 तक, और इसकी संस्तुति पर, ठीक है, इसकी संस्तुति पर इसका निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार जो वास्तव में अगर CVC की बात करें तो न तो ये संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय है, ठीक है, कुछ भी नहीं, वैधानिक निकाय भी नहीं है क्योंकि इसको संसद के द्वारा नहीं लाया गया है, ठीक है, संवैधानिक निकाय भी नहीं है क्योंकि इसको संविधान में जगह नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाया गया था, तो केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा, जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसके द्वारा इसको बना दिया जाता है। तो कब बनाया गया, 1964 में बनाया गया, ठीक है। तो इस 1 सितंबर 2003 में संसद के द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत CVC को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैधानिक, देखिए पहले जब बना था तब तो एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा बना था, लेकिन 2003 में 1 सितंबर 2003 को इसको संसद के द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत CVC को अब वैधानिक दर्जा दिया जा चुका है। तो अगर पूछा जाएगा कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो कैसी बॉडी है, तो वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, ठीक है। तो CVC एक बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है, कोई भी निकाय होगा तो बहुसदस्यीय ही होगा, कई सारे मेंबर होंगे, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं, और 2 से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं हो सकते। यानी कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और मैक्सिमम 2, कम से कम 1 भी हो सकता है। इनकी नियुक्ति जो है 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाती है और इसमें प्रधानमंत्री जो होता है प्रमुख के तौर पर, और गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं। इस तरह से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है और उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और कैसे, इनकी संस्तुति के बाद ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हो गए और लोकसभा में विपक्षी दल के नेता हो गए, ये तीनों लोग मिल करके जिसकी संस्तुति करेंगे, ठीक है, उस पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर और मोहर के द्वारा इसे अधिपत्र के द्वारा किया जाता है, इसकी नियुक्ति, ठीक है। इसका जो कार्यकाल होगा वो 4 साल का या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ठीक है। और इसके कार्यकाल के बाद वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के पात्र नहीं होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने संवैधानिक निकाय देखा और गैर संवैधानिक निकाय देखा। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और आप लोगों को, चूँकि आपका एग्ज़ाम करीब आ गया है, चाहे वो PGT की बात हो, पॉलिटिकल साइंस या GIC की बात हो, GIC में GS के पोर्शन में आता है, UP PCS या फिर UPSC में इससे क्वेश्चन बनता है, आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए लेक्चर तैयार किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू गाइस।